अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं OPTV पाकिस्तान फ्रंटलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया अफजल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लद्दाख के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एयर मार्शल राव आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लद्दाख का मामला हमारे सामने है, तो क्या समझते हैं कि जिस तरीके से भारत को लद्दाख के मामले में एक मतलब शिकस्त जिस तरीके से हुई है, तो क्या अब वो अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान का हम सबोताज करने की जानिब बढ़ेंगे? देखें, इसके मामले में बात करने में हमें RSS का और BJP का इलेक्शन का मैनिफेस्टो सामने रखना पड़ेगा। इस पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा किया है। वाजपेयी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी हर अमन की कोशिश को, या नरसिम्हा राव की उसको, ये बहुत तज़लील के साथ उसका ज़िक्र करते थे कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की शिकायत क्यों करते हैं, उसको सज़ा क्यों नहीं देते। तो इनके इलेक्शनियरिंग में सारा जो स्लोगन जो था ना, वो यही था कि हम जब आएंगे हम आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे, जो उन्होंने इस दफ़ा किया, पहली दफ़ा नहीं किया था। उस वक्त इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। दूसरा, पाकिस्तान को वो नेस्तो नाबूद करने के उस पर एजेंडा उनका टॉप का है। अच्छा, उन्होंने इसको इतना इमोशनल सब्जेक्ट बनाया है कि एक आम इंडियन भी समझने लग गया है कि वो वाकई कर सकते हैं। ये जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो एक इंडियन टीवी पे मुझसे पूछा गया कि हम कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना। मैंने कहा हम तो बहुत खुश हैं। अगर इसको समझ आ गई कि पाकिस्तान का सही पोटेंशियल क्या है और पाकिस्तान से ये पंगे ना लेगा, तो भी बहुत अच्छा है, फिर अमन हो जाएगा। और अगर इसने कोई ऐसी हिमाकत की पाकिस्तान को बग़ैर समझे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। इंडिया पर बहुत हिस्सों में टूट जाएगा और पाकिस्तान बनेंगे, बिकॉज़ ये जो नफ़रत की इनकी सियासत है वो सस्टेन नहीं कर सकती। ये एक नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जब आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव देती हैं कि आपने ये करना है, आपको कौम के बाकी एलिमेंट्स को साथ लेके चलना चाहिए, जिसमें जैसे आर्म फोर्सेस हैं। उनकी आर्म फोर्सेस जितनी बुरी हालत में इस वक्त है ना, तारीख़ में कभी नहीं थी। मैं एयरफोर्स होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ, उनके 450 जहाज़ रिटायर हुए। और जो जहाज़ उन्होंने रशिया से लिए थे, उनके लिए उनके पास पूरे पायलट नहीं हैं। तो वो आप अगर अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप किस बूते पे दुनिया को धमकियाँ देते हैं। फिर इन्होंने अभी ये CDS बनाया है बिपिन रावत को, और उसने न जाने क्या लंबे वो किए। पहले वो आर्मी चीफ था। तो इनके साथ हम जब भी प्रोग्राम करते थे, तो हमने कहा कि आपको पाकिस्तान का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, उसमें फिर उन्होंने टेस्टिंग के लिए वो पुलवामा का ड्रामा किया, फिर वो अटैक किया। उसमें भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान सुरखरू हुआ और इंडिया को बहुत सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा कि उस दिन इनके 4 जहाज़ गिरे। 2 हमने डायरेक्टली गिराए, एक इनडायरेक्टली गिराया, एक टेक्निकल फॉल्ट पे गिर गया। वो दिन इनका 27 फरवरी का, ये भूलेंगे नहीं। उसके बाद से आपने देखा खामोशी हो गई, ये ज़बानी धमकियाँ देते रहे। फिर इन्होंने पिछले दिनों कहा कि ये चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ 2 फ्रंट वॉर कर सकते हैं। तो इनको अंदाज़ा ये था कि चाइना की पॉलिसी थी कि 2025 तक वो किसी से जंग नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा अभी हैं 4-5 साल, अभी हम ये लद्दाख वाला कर लें, बिकॉज़ इसमें इनको प्रॉम्प्ट करने वाले अमेरिका का ही बहुत हाथ है। जब से CPEC का अनाउंस हुआ है, अमेरिका की जो साउथ पैसिफिक वो वाली पॉलिसी है, वो फेल होती नज़र आई, बिकॉज़ उसमें उनकी नेवी ने चाइना की सारी ट्रेड को कंटेन करना था। ये बड़ा ब्रिलियंट आइडिया था कि उसको वो करते रहें आप, ये 1 बेल्ट 1 रोड और ये CPEC के उस पर आप सारी ट्रेड इधर से डाइवर्ट कर दें, या आधी से ज़्यादा कर दें। मिडल ईस्ट कवर हो जाएगा, यूरोप यहाँ से कवर हो सकता है, अफ्रीका कवर हो सकता है। तो अमेरिका की ये जो स्ट्रेटेजिक शिकस्त थी ना, उसने फिर इंडिया को प्रॉम्प्ट किया कि भाई यू आर माई गुड बॉय, आप हमारी जंग लड़ो। सब बिल्कुल अमेरिका ने इस तरीके से किया, लेकिन आप ये समझते नहीं है कि इस सिचुएशन की वजह से इंडिया आइसोलेशन की तरफ जाता जाएगा? देखिए, वो बहुत बड़ा क्लेम होगा। मैं उस तरफ इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा कि आइसोलेशन, बिकॉज इंडिया ने अभी नॉन परमानेंट मेंबर की सीट जीती है, तो उसको 184 वोट्स मिले हैं। दैट मीन्स मुसलमान मुल्कों ने भी उसको वोट दिया। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तो हो या ना हो, लेकिन इंडिया अपने ट्रैप में फंस गया है। इसने
हमें मई में धमकियाँ दी कि गिलगित बल्तिस्तान में हम अटैक करेंगे, हम आज़ाद कश्मीर को भी टेक ओवर कर लेंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे आर्म फोर्सेस के लोग तो फरवरी से ये कह रहे हैं कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग का ड्रामा करेगा और ये अटैक करेगा। और अब वो लंबी जंग नहीं होगी, अब वो मे भी 4-5 दिन में एक स्विफ्ट अटैक करके जल्दी, या वो मैसिव वो वेपन यूज़ करके जल्दी से किसी इलाके पे कब्जा करे और फिर बैठ जाए। ये हाँ जी, ये इनका प्लान था। तो पाकिस्तान उनको वार्न करता रहा, पाकिस्तान ने UN को कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर को कहा। लेकिन देखें, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उन सब का इंटरेस्ट इंडिया के साथ ज़्यादा है। किसी ने ये बात नहीं सुनी, और जंग हमारी हो भी जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका के, रशिया के, चाइना के, इनके वेपन्स बिकेंगे, तो ये जंग के वैसे ख़िलाफ़ नहीं है। इनको सिर्फ ख़तरा उस वक्त होगा कोई न्यूक्लियर वेपन से, कोई फॉल आउट में कोई इजराइल हर्ट हो जाता है या कोई और इनका इंटरेस्ट हर्ट होता है, तो फिर ये लोग आएंगे। नहीं सर, इसके तो चांसेस मेरे ख्याल से नहीं होंगे कि जिस तरीके से बॉर्डर्स पाकिस्तान और इंडिया के हैं, तो मतलब इजराइल या इस तरीके से तो हर्ट नहीं हो सकता। मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल है, उसमें अमेरिका का रोल ही कोई नहीं था, लेकिन ये ज़बरदस्ती कूदा उसमें। बिल्कुल ऐसे। अब अगर इजरायली वो आते हैं इंडिया में और वो भी इनको शह देते हैं और वो भी किसी तरह इंगेज हो जाते हैं, तो इजराइल डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमारा एक एडवर्सरी बन गया। तो इसलिए वो मैंने उसमें ब्रॉडर सेंस में कहा है कि अगर उनका इंटरेस्ट हर्ट होता है, इंडिया पाकिस्तान, वो कई दफ़ा ऐसे कमेंट और सुनने आते हैं कि इनको लड़के एक दफ़ा फैसला कर लेने दो कौन। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अभी जिस तरीके की ये चाइना और हिंदुस्तान की चल रही है और फिर पाकिस्तान की कशीदगी जो भी चल रही है, क्या इससे ख़ित्ते में इक़्तिसादी बहरान भी जन्म ले सकता है, इक़्तिसादी मसाइल भी आ सकते हैं? वो तो जब भी कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपकी इकोनॉमी पहला टारगेट होती है हर्ट होने में, बिकॉज बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, बहुत सारा रॉ मटेरियल डाइवर्ट हो जाता है वॉर मेकिंग के लिए, बहुत सारा और आपके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तबाह हो सकता है, आपके डैम टूट सकते हैं, आपके और ट्रेन्स और रेलवे नेटवर्क, ब्रिजेस। जबकि हम ऑलरेडी अभी एक वर्स्ट सिनेरियो फेस कर रहे हैं। हम तो मेरा ख्याल सन 47 से अब तक क्राइसिस में ही हैं। बिल्कुल ऐसे। एक क्राइसिस ख़त्म नहीं होता कि दूसरा उससे बड़ा आ जाता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क तो जंग अफोर्ड कर नहीं सकते। तो जो भी हमने की है, मतलब अयूब खान के दौर में जितनी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की थी, उसने खुद ही ये हिमाकत करके 65 वॉर की और वो सारा दबो दिया जो भी था। 71 वॉर का इम्पैक्ट बहुत देर तक रहा है हम पे। और अब इंडिया की चूँकि बहुत बुरी इस दफ़ा एक किस्म की एम्बेरसमेंट हुई है ये कारगिल में 15 और 16 जून को जो इंसिडेंट हुआ है, इसलिए हो सकता है पाकिस्तान के साथ जंग न करें। लेकिन ये जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है कि परसों 4 जगह पे बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हुए, ये जो स्लीपर सेल्स हैं, फिर ये एक MQM के रहनुमा का कल कहना कि जी हम तो सन 90 से इंडिया के पेरोल पे हैं और इंडिया वो कर रहा है, तो ये हमें दिया गया है। बिल्कुल सर, अभी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक बयान आया था कि उन्होंने मतलब ये चीज़ क्लियर, मतलब अपने बयान में कही है कि पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं। स्लीपर सेल्स हैं उनके इधर, और उनके पेरोल पे मतलब कुलभूषण यादव तो इंडियन नेशनल था, बट उसने यहाँ पे बड़ी अपनी वो लॉबी एक बनाई है। बहुत लोग हैं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय दीज इंडियंस, और इंडियंस ने खुल्लम खुला कहा है कि हम मैसिवली इन बलोच जो आज़ादी मांगने वाले लोग हैं इनमें इन्वेस्ट करेंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा सर, ओवरसीज़ के हवाले से कुछ बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जैसे कश्मीर में, पूरी दुनिया में मज़ालिम हो रहे हैं, फ़लस्तीन में हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, आज ये कल एक बड़ा अच्छा एक सिम्पोजियम हुआ था, उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे और लोग थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्हें ओवरसीज़ इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, बिकॉज मैं खुद उनसे बातें, देखिए हमारा फैमिली लेवल पे मिलना जुलना होता है, मतलब कि ये पाकिस्तानी फैमिली है, ये इंडियन फैमिली है, कभी बहुत से मौक़ों पे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं पिछले साल में बहुत बाहर रहा, वहाँ हर इंडियन को मैंने सुना कि मोदी की पॉलिसी अच्छी नहीं है इंडिया के लिए, बिकॉज नफ़रत बेस्ड पॉलिसी जो है ना, वो उसके नुकसान ही होते हैं।
आप अपना गुस्सा तो वेंट कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पूरी दुनिया में ऐसे ही है, ब्लैक लाइव्स मैटर ये इंसानी तारीख से देखें आप, हिटलर को नफरत थी और हिटलर वाली पॉलिसी ये फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेट एंड हिटलर का भी ये हुआ था, खुदकुशी की थी, और यही मुझे नरेंद्र मोदी का लगता है, और जर्मनी तोड़ के चला गया था। तो इसलिए इंडियंस, मेरा ज़ाती ख्याल है, उन्होंने वोट शोट तो दे दिया इसको, बिकॉज ये इंडियन पाकिस्तानी साइकी है कि जो होता है ना उससे हमें नाराज़गी होती है, हम चाहते हैं दूसरा आएगा वो ठीक करेगा। आपकी हर गवर्नमेंट इस तरह अल्टरनेटली चेंज हुई है। सर, आपका ताल्लुक जो है वो क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स से है, तो दुनिया के मुकाबले में हमारी फ़ज़ाइया किस हद तक, किस कदर मुतहर्रिक है, क्या समझते हैं? देखिए, दुनिया के उस पर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इंडिया स्पेसिफिक हमने अपनी एयरफोर्स ट्रेन की है कि हाँ, मतलब हमारी सारी ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन इंडिया स्पेसिफिक है। और हम डे 1 से अपने पायलट्स को ट्रेन ये करते हैं कि तुमने आउट नंबर्ड लड़ाई करनी है, यू विल बी 1 दे विल बी 3, तो उसके हिसाब से आपने ट्रेनिंग करनी है। इट हैज़ टू बी दैट हार्ड। वो 3 जहाज़ उड़ाएंगे बिकॉज नंबर ज़्यादा है, तो आपने एक ही जहाज़ को 3 दफ़ा उड़ाना है। तो आपका फिज़िकल स्टेमिना, आपका टाइम जो आप एयरफोर्स में ट्रेनिंग को दे सकते हैं, इट हैज़ टू बी दैट टफ। तो जी, इसी के साथ से छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे जी। तो नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंटलाइन। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। OPTV, आपका अपना चैनल। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंटलाइन और हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल राव आबिद साहब। जी सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे एक डिस्कशन हमारा हो रहा था कि जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना जो है वो रोल प्ले करना है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, एज इफ़ कि गवर्नमेंट के थ्रू, डिप्लोमेट्स के थ्रू, या बिजनेस फ्रेटर्निटी को आगे आना पड़ेगा इस चीज़? नहीं, देखें, पाकिस्तानी जो है ना, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में, वो तो मजदूर तबका ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अमेरिका में आपके डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके बैंकर्स हैं, आपके ज़्यादा पढ़े लिखा तबका वहाँ पे है। ये उनके इंटरेक्शन में ये, और इंडियन पाकिस्तानी जब भी मिलते हैं सियासत पे ज़रूर बात करते हैं। ये सबके खून में हमारे ये है कि वी टॉक पॉलिटिक्स। अच्छा, उस सूरत में ये एक ओपिनियन बिल्डिंग की बात है, बिकॉज आपका मजदूर तबका ये नहीं करेगा, बिकॉज उनमें तो उनके कंसर्न दूसरे हैं, फिर उनको वो समझ नहीं है कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे बिल्ड किया जाए। वो तो एंटी इंडिया है, वो मार दो, जला दो, ये कर दो, वो उनका भी यही हाल है, हमारे लोगों का भी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो ओपिनियन बिल्डिंग में वो करने में वो बात कर सकता है, बिकॉज उनकी बात सुनी भी जाती है और उनको टाइम लगेगा। लेकिन ये एक चीज़ है जिसमें सिर्फ कश्मीर नहीं है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की मुझे सिवाय एक मजहबी जो एक डिवाइड है या एक वो नफरत चली आ रही है, इंतहा पसंदी उधर भी, अब ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उनको भी ये ताना मिला है कि ये हिंदू तालिबान है। क्या ये मजहबी इंतहा पसंदी है या मजहब को यूज़ किया जाता है इस इंतहा पसंदी के लिए? यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। देखिए, एक खुशवंत सिंह का आर्टिकल है, वो हमेशा एक बात कहते थे कि सिखों का और हिंदुओं का इतना झगड़ा नहीं है, बिकॉज सिख बिल्कुल उनके साथ इंटीग्रेट होकर रहे हैं। सिखों ने बहुत सारी हिंदुओं की रस्में ले ली हैं, उनकी सेंसिटिविटीज़ को करते हैं। मुसलमान जो है ना, वो इंडिया में कभी भी उस तरह वेल इंटीग्रेटेड नहीं रहा उनके साथ। मतलब आप मुग़ल एरा देखें, उसमें गाय ज़िबा करनी है नहीं करनी है, इनको सिवाय अकबर के दौर में उसने गाय के ज़बीहा पे पाबंदी लगाई थी, उसने इनके यात्रा टैक्स माफ़ कर दिए थे और उसने इनको बड़ी फैसिलिटीज़ दी थी। वो एक दौर था, लेकिन औरंगज़ेब ने आके वो सारा फिर उलट कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान और हिंदू वहाँ पे उस लिहाज से पीस में या वेल इंटीग्रेटेड वेल नेट सोसाइटी के तौर पे नहीं रहे, और कम्युनिटीज़ दब के क्रिश्चियंस वहाँ पे हो गए थे। सज़ा उनको भी मिली है, मारपीट उनके साथ बहुत हुई है, उनके चर्चेज जले हैं, वो वहाँ पे अटैक हुए हैं। लेकिन मुसलमान में एक था कि मैं मुकाबला करूँगा, और मुसलमान ने उस पर रेजिस्ट किया जहाँ भी कर सकता था। अब वो बड़े मजबूर हो गए हैं, इसलिए उनको शुबे में कि जिसने गाय का गोश्त घर में रखा हुआ है, इसने खाया है, उनको जान से मार देते हैं और मॉब लिंचिंग हो जाती है। उस पर उनका कोर्ट भी उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त तो वो एक अंधेर नगरी मची हुई है इंडिया में कि वो कोई आम आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं महफूज हूँ। और
ये अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया के हर उसमें पाया जाता है। अमेरिका में देख लें, अभी 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, वो एक नस्ली फसाद जो स्टार्ट हुआ था उसी की बात कर रही वो थी। यूरोप तक फैल गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ब्लैक लाइव्स मैटर जो ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वो तासुब, अरबी और अजमी का तासुब, हमारे रसूल पाक ने कितने दफ़ा इस पर फरमाया कि कोई नहीं होना चाहिए, सुपीरियरिटी इस पे नहीं है, इनकी बेसिस पे नहीं। क्योंकि ये है तासुब है। अरब कंट्रीज़ आपको अपने बराबर नहीं समझते, ये एक तासुब है। इसी तरह अगर आप अपनी यहाँ की रेसेस देख लें, पठान अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझता है, और बिकॉज वो रहा है, उसने हमेशा अटैक किया है, अपना हमला करके लूट मार करके चला गया, वो कोई इसका मसला नहीं है। तो इसलिए लेकिन तालीम और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये आपको इंश्योर करती हैं कि आप इंसानियत को फ़रोग़ दें। जी। अच्छा सर, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ब्लैक लाइव्स मैटर की, तो आप ये देखते हैं कि लाइक यूएस में ऑन एंड ऑफ इस तरह का इशू उठता रहता है, वाइट्स एंड ब्लैक्स का जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा चलता रहा है। बट ओबामा के आने के बाद हम ये समझ रहे थे कि शायद अब ये चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट सिंस अभी हमने जब देखा कि जिस तरीके से ये वाला इशू हुआ है, तो ये पहले इशू से भी बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ गया है। तो अब क्या समझते हैं कि क्या इसमें अभी कोई बेहतरी आएगी या कोई ये प्री प्लान चीज़? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में कोई बेहतरी नहीं आएगी। ये एक वो चिंगारी है जो बुझी नहीं है, वो दब जाती है, लेकिन ज़रा सी हवा मिलने पे वो चिंगारी भड़क उठती है। उसके पीछे अगर आप पिछले 600-700 साल का जो स्याह फाम नस्लों पे जुल्म हुए, जो उनको ग़ुलाम बना के रखा गया है, वो इनके दिल से नहीं निकलता। क्योंकि ये जितनी भी कॉलोनीज़ थी, अफ्रीका ने इनको ग़ुलाम प्रोवाइड किए, उन पे हमला करके इन्होंने वहाँ से, फ्रांस ने ये किया, इटली ने ये किया, अमेरिका ने ये किया। इतना ज़्यादा मोमेंटम पकड़ गया ये, बिकॉज देखिए, हर वायलेंस के पीछे कोई नाइंसाफ़ी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए वो नाइंसाफ़ी जो है, मतलब आप ये देख लें, जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज़ पे जुल्म किया था, हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो जैसे ही जंग ख़त्म हुई है, अब हिटलर ये जर्मन इकॉनमी से ज्यूज़ अपना तावान मांगते हैं कि जी हमारे बुज़ुर्गों ने, मर्सिडीज़ की फैक्ट्री है, सीमेंस पे करता है, दूसरी बड़ी बड़ी ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री जो भी है, कि इसमें हमारे बाप दादा ने बड़े सस्ते लेबर पे एक्सप्लॉयट होकर काम किया था, उनका हमें दें। तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको मुआवजा भी मिलता है। स्विस बैंक्स पे क्लेम है कि जो बच गए थे, उन्होंने यहूदियों ने स्विस बैंक से उन्हें पैसे जमा करा दिए थे। अब स्विस बैंक खामोश है, वो मेरा ख्याल 4 बिलियन से क्लेम बढ़ के अब 40 बिलियन डॉलर तक चला गया है। तो ये मजालिम जो है ना, ये कौम भूलना नहीं चाहती, बिकॉज इसका इनको फ़ायदा भी है, मफाद है, वो इसलिए वो नहीं करते। लेकिन कालों के साथ जुल्म हुआ है। अब ये बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठी हैं कि अमेरिका में कोलंबस हीरो नहीं था जिसने इसको डिस्कवर किया, वो बल्कि एक विलन के तौर पे था। उसने वहाँ जो रेड इंडियंस थे उनको ख़त्म होने में बहुत बड़ा रोल किया है। ऑस्ट्रेलिया में एब्रोजिनीज़ को 60s में तक आप राइफ़ल से गोली मार सकते थे शिकार के नाम पे, और कोई आपसे पूछगछ नहीं थी, आपको इजाज़त थी इस चीज़ की। तो ये जुल्म तो हैं, किसी दिन उनको मौका मिलेगा। वो एब्रोजिनीज़ हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक्स उधर हैं, और दूसरी ऐसी जितनी भी दबी हुई नस्लें हैं। ये वाली आपकी बात है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ वायलेंस कहीं ना कहीं निकलेगा, ये चिंगारी बंद नहीं होगी, बिकॉज ये कोई ना कोई ऐसा मौका मिलता रहेगा। बिकॉज ये नफरतें गोरों के दिल में भी बहुत ज़्यादा है, तो वही तो सामने आ रही है मतलब। और ये इस पुलिस वाले ने जो बर्ताव किया वो नाकाबिले कबूल था। अब ये इंग्लैंड में, ब्रसल्स में ये कितनी राइटिंग हो गई है नस्ली फसादात के नाम पे, ये उसके साथ ही है। उससे चाहे उनको कोई ऐसी हमदर्दी ना भी हो ना, तो ये अपना गुस्सा निकालने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, यूएन मिशंस की जब हम बात करते हैं, तो यूएन मिशंस में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है हमेशा से। आगे आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस का किस तरीके से रोल रहेगा, कितना पॉजिटिव रोल देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टिसिपेशन 2 तरह की है बाहर। एक तो ये है कि आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे जाएं। 97-98 में आपने यहाँ वो रेफरेंडम कराया था इंडोनेशिया के पास, वो जगह, तो उस वक्त आपने वो रेफरेंडम
उनको आज़ादी चाहिए थी, वो आपने करा दिया था। कॉन्गो में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पीस कीपिंग के उस पर हम बहुत जाते रहे हैं। दूसरा हमारा एक रोल ये रहा है कि हमने अपने एलाइज़ को वॉर में एक्चुअल सपोर्ट किया है। हमारी एयरफोर्स ने 67 वॉर लड़ी, हमारी एयरफोर्स ने 73 वॉर में, हमारे लोग सीरिया में थे, इराक़ में थे, इजिप्ट में थे, तो वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब भी आपके ट्रूप्स अगर सऊदी अरेबिया में हैं उनके डिफेंस के लिए, तो वो भी पीस कीपिंग ही कहते हैं, और एक्चुअली तो आप उनको बचाने के लिए वॉर भी करनी पड़े तो आप करते हैं। डेपुटेशन पे हम लोगों ने सारी मिडल ईस्टर्न एयर फोर्सेस जो थी वो बिल्ड की हैं। मैं खुद यूएई में रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में थे, लिबिया में, अल्जीरिया में, कतर में, इन सब की एयर फोर्सेस हमने बिल्ड की बिल्कुल। और इनके पायलट्स को हमने फ्लाइंग सिखाई है, इनके लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करनी है वो सिखाया है, इंजीनियरिंग इनको सिखाई है। तो वो हमारा एक रोल रहा है, वो एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होगी। अब ये है कि आप जहाज़ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नाइजीरिया ने आपके JF-17 ये ख़रीदे हैं, मशाक ख़रीदे हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी होती है कि जी आपके पायलट जाएं, इंजीनियर इसके लिए बैक एंड पे हमारी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रहती होगी कि हम वहाँ जाके एज अ ट्रेनर उनको जो है वो हमें एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है 65 वॉर, 71 वॉर चूँकि हम एक पॉलिटिकल डिफीट का शिकार हुए थे, इसलिए एयरफोर्स ने जो बहुत अच्छा काम किया था उसकी बात हम करते नहीं हैं, बिकॉज ओवरऑल काम का मतलब वो हुआ था। लेकिन दुनिया में और एयरफोर्सेस ने वो पिक किया, और वो पिक करने के बाद उन्होंने हमसे एडवाइजरी उसमें भी मांगा, टेक्निकल सपोर्ट भी मांगी। और अब चाइना जैसे है, चाइना ने 1962 तक तो रशियन पैटर्नेज में एविएशन इंडस्ट्री डेवलप की, उसके बाद रशिया का उनका झगड़ा हो गया, छोड़ दिया उन्होंने। 65 से हमने उनको टेक्निकल एडवाइस बहुत दी है। ये JF-17 जब बन रहा था तो चाइनीज़ ने हमें 92 में आके कहा कि यार हमें कुछ नहीं पता कि गुड टेक्नोलॉजी में नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, रेडार क्या होती है, तो प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ ए गुड रेडार। तो हमारी उससे हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग कि एयर कॉम्बैट में क्या रिक्वायरमेंट है जहाज़ की, टेक, उसकी रेडार, उसके वेपन्स, कितनी दूर वेपन होना चाहिए फायर करने वाला। तो चाइना इस चीज़ को मानता है। उनकी एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में हमारा बहुत रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके वेपन्स डेवलपमेंट में बहुत रोल है। तो बिकॉज उनका कोई ऐसा डायरेक्ट एनिमी नहीं था। हमें तो इंडिया ने, मतलब वी शुड थैंक इंडिया जिसने हमारी एयरफोर्स को, आर्म फोर्सेस को ऐसा कर दिया कि 1:3 की हमें नॉर्मल है हमारे लिए, कि 3 गुना से तो लड़ना को मसला ही नहीं है। तो हमने प्रूफ कर भी दिया, प्रूफ कर दिया। मतलब 67 वॉर जब हुई तो आप अंदाज़ा ये लगाएं, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि नूर खान अरब नहीं है। इससे बड़ा कमेंट क्या हमारे चीफ को मिलता कि उसने ये कहा कि शुक्र है वो अरब नहीं है। तो ये चलता रहेगा, एज जहाँ कहीं गड़बड़ होगी पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, हमेशा फ्रंट पे आके फ्रंट पे हाँ हम रहे हैं, और हमारे लोगों ने उधर जाने भी दिए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान उसका मेंबर है। बेशक, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट लाइन में हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल राव आबिद साहब। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने गुफ्तगू की लद्दाख के मामले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की। आपको हमारा प्रोग्राम आज का कैसा लगा, अपना फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV, आपका अपना चैनल।